बड़े छोटे शहरों की सत्ता पर अब होगा किसका कब्जा? कौन बनेगा नगर प्रमुख? कौन बनेगा पालिका और पंचायतों का अध्यक्ष? तीन मीटर से चौड़ी कोई सड़क नहीं थी। 10 साल पहले हमारे इस शहर के किसी भी खंभे पर बल्ब के अलावा कहीं पर मरकरी इक्का दुक्का दिखती थी, मरकरी नहीं थी। आज ये तारकोल युक्त चौड़ी चौड़ी सड़कें, आज डिवाइडर, उस पर लगी हुई एलईडी लाइटें। तो जब संसाधन आपके बढ़े तो जाहिर सी बात है कि आपको विकास करने का मौका भी ज़्यादा मिला। लेकिन शहर में अभी शहर का एक राउंड लें तो देखेंगे बहुत सारी सड़कें जर्जर हैं, बुरा हाल है, गड्ढे हैं सड़कों पर। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां कूड़ों का ढेर है, जो नालियां हैं उनमें पॉलीथीन बजा रही है, पॉलीथीन के ढेर हैं, कचरे के ढेर हैं। ये 200 करोड़ रुपए ये केवल और केवल रंजीत बहादुर की ताकत है जो यहाँ पर लेकर के आएंगे। निर्दलीय लड़ने की हैसियत भी रंजीत बहादुर की है। चेयरमैनी हर परिस्थिति में आपके पास रहेगी, इसका भरोसा है आपको? जिंदा हूँ तब तक रहेगी, अभी हमारे बच्चे होंगे उन तक भी रहेगी। अभी राजधानी लखनऊ का सबसे नज़दीकी शहर है बाराबंकी। लोग बहुत सालों से इस बात का सपना देख रहे हैं कि बाराबंकी शहर भी उसी तरह विकसित होगा जिस तरह से लखनऊ विकसित हुआ है। बहुत से लोग ये सपना देख रहे थे कि बाराबंकी को नोएडा जैसे विकास का अवसर मिलेगा, जिस तरह से दिल्ली के आसपास एनसीआर विकसित हुआ, नोएडा विकसित हुआ, उसी तरह से लखनऊ के आसपास बाराबंकी विकसित होगा। हालांकि शासन स्तर का यह विषय है, लेकिन नगर पालिका की एक बड़ी भूमिका होती है विकास में और नागरिकों को सुविधाएँ देने में। बाराबंकी नगर पालिका परिषद पर पिछले 10 वर्षों से रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी का प्रभाव है। चेयरमैन रहे पहले स्वयं और अब उनकी पत्नी चेयरमैन हैं। फिर एक बार चुनाव की ओर नगर पालिका बढ़ रही है। ऐसे में बहुत से सवाल खड़े होते हैं। रंजीत जी, आपने 10 वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं नगर पालिका चेयरमैन के तौर पर। आप और आपकी पत्नी, आपके परिवार का वर्चस्व है यहाँ पे। क्या दिया है बाराबंकी शहर के लोगों को आपने? और क्योंकि अब वोट मांगने का समय भी आ रहा है, आपको लोगों के बीच जाना है। धन्यवाद दिव्यक जी। मैंने आपकी एक चीज़ समझी है कि लखनऊ के नज़दीक होने के कारण इसे नोएडा या लखनऊ की तरह से विकसित होना चाहिए था। मैं सबसे पहले आपको 10 साल पहले की बात है, 10 साल की बात है, 10 साल पहले ही ले जाना चाहूँगा। 10 साल पहले का जिसने भी ये शहर देखा है, आप थोड़ा सा अपने कैमरे को उन लोगों की भी तरफ घुमाइएगा। 10 साल पहले का शहर मैं आपको दिखाता हूँ। 10 साल पहले हमारे इस शहर की सड़कें 3 मीटर से चौड़ी कोई सड़क नहीं थी। 10 साल पहले हमारे इस शहर के किसी भी खंभे पर बल्ब के अलावा कहीं पर मरकरी इक्का दुक्का दिखती थी, मरकरी नहीं थी। 10 साल पहले इसी शहर के अंदर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी शहर के अंदर एक कमला नेहरू पार्क के अलावा कोई दूसरा पार्क नहीं था। इसी शहर के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था राम भरोसे चलती थी। इसी नगर पालिका के अंदर वेतन 59 लाख रुपए का राजवित्त मिलता था नगर पालिका को। और एक कहावत भी रही है, तो कहावत नहीं सत्य भी रहा है कि ननकऊ बाबू अपनी जेब से पैसा मिला करके तनख्वाह कर्मचारियों की देते थे और उसके बाद जब कभी आ जाता था तो वापस लेते थे। वेतन राजू चौधरी के ज़माने में, वेतन हमारे उससे पहले पूर्व के चेयरमैन के ज़माने में वेतन के लाले पड़े थे, क्यों 7-8 लाख रुपए का वेतन यहाँ के टैक्स वगैरह से नहीं निकल पाता था। मैंने इस नगर को जो दिया ये तो आपके सामने है, क्योंकि मैंने कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। आज का शहर, ये उस समय का शहर बता रहा हूँ। आज ये तारकोल युक्त चौड़ी चौड़ी सड़कें, आज डिवाइडर, उस पर लगी हुई एलईडी लाइटें, आज गली कूचे तक पहुंची एलईडी लाइटें, आज हर घर को पानी, टुल्लू पंप जहां पर पानी नहीं दे पाता था नीचे लग करके आज तिमंजले तक पानी बगैर टुल्लू पंप पे पहुंचाने का काम
किसने किया? मैंने किया है। सुदूर अंचल तक, ग्रामीण अंचल तक वो जहाँ नहीं पहुँचा है, इसी 4 महीने के अंदर मैं हर घर में टूटी का पानी देने जा रहा हूँ। वो पहुँच गया है। ग्रीडगंज जैसे मोहल्लों में जो रेलवे लाइन पड़ जाती थी, इसकी पाइपलाइन उधर जा ही नहीं सकती थी। मैंने ग्रीडगंज में एक नया ट्यूबवेल लगा करके पूरे ग्रीडगंज को मैंने पाइपलाइन दे दी, पानी की व्यवस्था कर दी। आपको मैं कितनी उपलब्धियां गिनाऊं? आपके चौराहे, आपकी सड़कों के किनारे की पटरियां, आपकी ये रेड लाइटें, चौराहों पर रेड लाइटें, जेब्रा पार्क कहा जा सकता है अजय द्विवेदी जी के लिए, उनकी का योगदान है, लेकिन नगर पालिका का योगदान 50% के ऊपर है। हमारे रिकॉर्ड में आप देख लीजिए, मैंने जितना काम किया है वो कुल मिलाकर के नागेश्वर नाथ मंदिर, धनोखर तालाब जो गंदगी के लिए मशहूर था, बीचों बीच शहर जिस गंदगी की बात लोग करते हैं, आज वहाँ पर भव्य चक्रतीर्थ का निर्माण अभी 24 तारीख को लोकार्पण होने जा रहा है। हम अपनी उपलब्धियों की कितनी, हमारे यहाँ कूड़ा निस्तारण केंद्र, हमारे यहाँ कूड़े से प्लास्टिक बनाने की मशीन, हमारे यहाँ संसाधनों से मजबूत नगर पालिका। हाँ, फिर भी मैं ये जानता हूँ, मानता भी हूँ कि इस कोरोना कार्यकाल में हमारी कुछ वित्तीय जो हमारा अनुभाग था वो हमारा थोड़ा सा कटा हुआ है, जहाँ पर हमें 2,87,00,000 रुपया हमने सीमा विस्तार करा। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी सीमा विस्तार की है, और जिससे हमारे वित्तीय संसाधन बढ़े। जहाँ पर 59 लाख रुपया मिलता था, वहाँ पर 1,92,00,000 रुपया इस सीमा विस्तार के साथ मिलना शुरू हुआ। मैंने नहीं देखा यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ने जा रही है, मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर यादवों की आबादी बढ़ जाएगी। मैंने अपने नगर को देखा, और नगर को देखते हुए मैंने काम कराया है। कराने के बाद इसके वित्तीय संसाधन बढ़े। 1 करोड़, वही 59 लाख 1,92,00,000 में तब्दील हुआ। जहाँ पर वेतन नहीं निकलता था, वहाँ से 50-60 लाख रुपए की हमें बचत होने लगी, जो शहर के विकास कार्य में लगने लगा। हमारा 3 गुना 14वां-15वां वित्त हो गया। हाँ, इधर 4 साल से हमारी विकास निधि भी बढ़ी थी। 2,30,00,000 रुपए की 2 किस्तें मिलती थी, 4,60,00,000 रुपए मिलते थे। लेकिन इस कार्यकाल में 4 साल से जब से ये कोरोना आया है, तब से ये पैसा हमें नहीं मिल पाया है। अब बताइए, 4,60,00,000 रुपए का लॉस अगर लगातार हो रहा है, और 1 करोड़ की अगर 15वें वित्त से कटौती अगर चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे हाथ थोड़ा सा संकुचित हो गए, सीमित हो गए। क्षेत्र का आपने विस्तार कराया, हज़ारों नए मकान, नए नागरिक जुड़े, और रेवेन्यू भी आपका बढ़ा। पुराने चेयरमैनों के कार्यकाल में पैसा बहुत कम आता था, आपके कार्यकाल में आपके प्रयासों से पैसा भी बहुत आया। तो जब संसाधन आपके बढ़े तो जाहिर सी बात है कि आपको विकास करने का मौका भी ज़्यादा मिला। लेकिन शहर में, अभी शहर का एक राउंड लें तो देखेंगे बहुत सारी सड़कें जर्जर हैं, बुरा हाल है, गड्ढे हैं सड़कों पर। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ कूड़ों का ढेर है, जो नालियाँ हैं उनमें पॉलीथीन बजा रही है, पॉलीथीन के ढेर हैं, कचरे के ढेर हैं। ये जो दृश्य हैं, एक सक्षम नगर पालिका में ये दृश्य नहीं दिखने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हमें 14 पंचायतें मिली, वो क्या थी? गांव थी। गांव की स्थिति आज कहीं भी चले जाइए, किसी गांव में आप देख सकते हो। हमको गांव मिले, और गांव मिले हुए हमें केवल 6 साल हुए हैं। ये जो गांव मिले, इनको मिले हुए के हमारे कार्यकाल में 1.5 साल पहले हमारे सीमा विस्तार हुआ था, केवल 6 साल का समय मिला, जिसमें 3 साल हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है। 3 साल से बावजूद इसके मोहारी पूर्वा का नाला, बावजूद इसके प्रत्येक वार्ड में मैक्सिमम सड़कें मैंने बनवा डाली हैं, थोड़ी बहुत सड़कें रह गई होंगी। एक सबसे बड़ी कमी जो हमारे ऊपर सबसे बड़ा संकट है, वो क्या है? ये अवैध प्लाटिंग कॉलोनियाँ। इन कॉलोनी के जो अवैध नहीं, जो वैध भी हैं। होता क्या है कि जैसे श्री राम कॉलोनी बनी, महादेव सिटी है, या तमाम और प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ वरना ये व्यक्तिगत हो जाएगा मामला। इन कॉलोनियों को आपने नक्शा पास करा लिया, आप क्या घोषणा करते हैं, क्या एफिडेविट देते हैं विनियमित क्षेत्र को कि मैं सड़कें दूंगा, सीवर दूंगा, इनको ऑडिटोरियम दूंगा, पार्क दूंगा, बिजली दूंगा। कस्टमर से आप पैसा लेते हो, कॉलोनी अपनी डेवलप कर रहे हो। अब वहाँ पे
चूँकि वो हमारे नगर क्षेत्र में है, ये काम ये लोग नहीं करते हैं, कस्टमर से पैसा ले लेते हैं। ये खलरिया जो आप देख रहे हो जहाँ पानी भरता है, भट्ठा था, प्राइवेट प्लाटिंग वालों ने बेच डाला, डेवलप नहीं किया, नगर पालिका के हिस्से में आ गई। तो भट्ठा जहाँ पे 6 फीट गहरा भट्ठा है, तो उसको तो मैं ऊंचा उठाने दूंगा तुम्हारे मकान को, कोई हमारे पास जैक तो है नहीं, पानी भरेगा ही भरेगा। लेकिन इतने के बावजूद मैंने आज खरड़िया की का जल भराव ख़त्म कर दिया। अभी ये आप इधर बनवा पल्ली क्षेत्र की, हनुमंत नगर से लेकर के ये जितने भी ये क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, इनका जल भराव भी ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि ये अगर अपना वादा अच्छा, दूसरा दुष्प्रभाव, इनकी ज़मीन जहाँ पे 500 रुपये स्क्वायर फीट थी, अब 4 मकान आपने बना लिए, मान लिया आपका मकान हनुमंत नगर में बन गया, तो आप तो मेरे मतदाता हो गए। अब मेरे पास जब आप आएंगे तो मैं आपकी सड़क बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मैं ये थोड़ी देखूंगा कि ये सोसाइटी की सड़क बनने जा रही है। अब वो सड़क बन गई सोसाइटी की, आपकी वजह से उनकी कीमत हो गई 1,500 रुपये स्क्वायर फीट। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भूमिका भी इसमें गड़बड़ दिखाई पड़ती है। विनियमित क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, इसलिए नगर पालिका की समस्याएं बढ़ रही हैं। मेरी समस्या बढ़ी, इस पर आप अब से लेकर के इन डीएम साहब से लेकर के पिछले जितने भी डीएम हुए हैं, मैंने सबसे एक बात कही कि ये जो कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, इन्होंने जो जनता से इनका नक्शा जिस शर्तों पर पास किया है, अगर इनसे ये शर्तें मनवा ली जाएँ तो मेरा काम आधा हो जाएगा। ये पैसा मैं उधर दे रहा हूँ, ये पैसा हमारा इधर आएगा, ठीक है। मैं गांव डेवलप करूँगा, मैं कॉलोनी थोड़ी डेवलप करूँगा तुम्हारी प्राइवेट, लेकिन करना है, मजबूरी में करना है इसलिए कि हमारे नागरिक वहाँ पे जा चुके हैं। अब वो चाहे 4 घर गए हैं, चाहे 10 घर गए, 20 घर, मैं उनको नहीं मना कर सकता हूँ कि आपने सोसाइटी में मकान बनवा लिया तो मैं क्यों सड़क तुम्हारी बनवाऊँ, मैं क्यों तुम्हारा बल्ब लगवाऊँ। अच्छा, प्लास्टिक कचरे को लेकर आपने बताया कि प्लांट भी लगा है कूड़ा निस्तारण का, लेकिन शहर के तमाम मोहल्लों में प्लास्टिक कचरा बल्क में दिखाई पड़ता है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें तो प्लास्टिक कचरा दिखता है। कई स्थानों पे लोग कूड़ा जलाते हैं, गंदा धुआं निकलता है उससे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं शहर की खूबसूरती को ख़राब कर रही हैं। पनिशमेंट दिया है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपका चूँकि बड़ा सक्षम चैनल है और हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से बात हमारी सरकार तक पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ 10,000, जो एक पुराना मानक जब नगर पालिका बनी होगी 1935 में, तब एक मानक बना होगा कि 10,000 की आबादी पर 28 लेबर। अब आप जरा बताइए, 2 वार्ड में हमारी संख्या बन जाती है 10,000 की, 2 वार्ड। अब आप दशहरा बाग से और 2 वार्ड नाप लीजिए, आप चाहे उधर मखदूमपुर नाप लीजिए, चाहे लक्ष्मणपुरी और बड़ेल नाप लीजिए। अब इन 2 वार्डों की ज़रा लंबाई चौड़ाई नापिए और जनसंख्या नाप लीजिए। 5-5 हज़ार के तो वार्ड हैं, जबकि इनमें कहीं कहीं पर 9-9 हज़ार आबादी है, कहीं कहीं पे 8-8 हज़ार आबादी है। लेबर हमको कितने मिलेंगे रखने हैं? मानक के हिसाब से 28 लेबर। 28 लेबर में प्रति वार्ड कितना लेबर आया? 14 लेबर। अब 14 लेबर में एक मेट हो गया 13 लेबर। 13 लेबर के बाद मतलब इसमें नाली की भी सफाई है, इसमें हमें झाड़ू भी लगवाना है, इसमें कूड़ा भी उठवाना है और कूड़ा हमें प्लांट तक पहुंचाना भी है। यही तो काम करना पड़ेगा हमको। अब आप बताइए कि ये जो लंबाई चौड़ाई ये निकलती है, ये कम से कम अगर अंदर गली गली करके निकाल ली जाए तो ये 30 किलोमीटर से नीचे नहीं आती है गली गली नापने के बाद, और 17, 18, 20 किलोमीटर तो हो ही जाती है अगर सड़कों के अंदर आप मोटरसाइकिल घुमा दें। एक आदमी 700 लखनऊ नगर निगम वगैरह 700-800 मीटर की सफाई कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये मशीन है, रोबोट हैं ये कैसे साफ करेंगे पूरा वार्ड? मैंने एक बार नहीं 100 बार पत्राचार किया कि हमारे पास अपने संसाधन है, हमारे पास पैसा है, हमें अतिरिक्त लेबर जो आवश्यकता है हमको बढ़ाने की अनुमति दी जाए। लेकिन मेरे हाथ इस कानून से बंधे हुए हैं। एक वार्ड में कम से कम 20 से 25 लेबर की ज़रूरत है। 25 लेबर की ज़रूरत है, मैं 13 से काम करा रहा हूँ, कहाँ से वार्ड साफ़ हो जाएगा?
नहीं तो आपकी सरकार है प्रदेश में, आप बीजेपी को बिलोंग करते हैं, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आपका जिला प्रशासन है, तो ये बातें जो आप मनवाना चाहते हैं, ये जो नियमों में आप चाहते हैं कि नियमों में शिथिलता मिले, आपको और अधिकार दिए जाएं कि आप आउटसोर्स पे और लेबर्स रख सकें, तो ये आपको अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? आपकी सुनवाई नहीं हो रही अपनी ही सरकार में? मेरी सरकारी बात नहीं है ये, मैं 35 की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सरकारें हैं गई। अब आप बताइए, हमारा अनुमोदन गया, मैं जानता हूं कि ये सड़क पब्लिक ने हमको दी है एप्लीकेशन, हमारे सभासद ने उस पर लिख करके दिया है। पब्लिक ने कहा यहाँ पे जल भराव होता है, पानी है, चेयरमैन साहब ये सड़क हमारी बनवा दीजिए। हमने यहाँ से प्रस्ताव डीएम के यहाँ भेजा। अब डीएम साहब कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करा सकते हो। हमारे यहाँ जो 74वां संशोधन हुआ था उसमें स्पष्ट है कि अपने कार्यों का अनुमोदन चेयरमैन को करने का अधिकार दिया जाए। एक बार अभी हमारे कार्यकाल में आया भी था, लेकिन आईएएस लॉबी इसको छोड़ना नहीं चाहती है, इसको नहीं छोड़ना चाहती। अनुमोदन और उनके हाथ में नहीं आएगा तो मैं डीएम को किस पे गांठूंगा? क्या ज़रूरत है हमको? आप जांच करिए, मैं कोई चोरी करता हूं क्या? तो कहने का मतलब ये कानून में परिवर्तन होना चाहिए, नियम में परिवर्तन। डीएम के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है और काम में बाधा पैदा की जाती है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये इन परिस्थितियों का सामना हमको करना पड़ता है कि मैं चाहता हूँ कोई काम कराना, तुम कहते हो कोई काम करा लो। कई महीने फाइलें आपकी डीएम रोक देते हैं, जिसकी वजह से विकास प्रभावित हो रहा है। 6 महीने मैं इन डीएम साहबान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमें बड़ा सहयोग करते हैं, लेकिन हमें वो भी भुगतना पड़ा है, वो भी भुगतना पड़ा है। मेरा 10 साल का कार्यकाल है, मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। ये तो कर ही देते हैं बेचारे, मतलब जो है हमसे कन्विंस हैं, ऐसा नहीं है, वो जानते हैं, पहले शुरू में थोड़ा बहुत हुआ होगा। अच्छा, सपा सरकार में आप लोग अपनी बात ज़्यादा मनवा लेते थे, कहा जाता है इस सरकार में कम सुनवाई होती है। बिल्कुल मनवा लेते थे। मैं देखिए बड़ा सच्चा आदमी हूँ, वहाँ 2% पड़ता था, मिल जाता था। अब हमारी सरकार में न कोई लेता है न देता है, बात खत्म हो गई, पड़े रहो। नहीं मतलब पैसा अगर आपको लाना है, कोई फंड लाना है, तो एडवांस पेमेंट वहाँ पर कुछ सेवा करनी पड़ती थी और फंड मिल जाता था। बिल्कुल, मैं तमाम पैसा लाया हूँ। नागेश्वर नाथ का 4 करोड़ 60 लाख रुपया ले आया। आजम खां से हम अपने धनोखर सरोवर के विकास का पैसा ले आए। जो काम उनको कभी नहीं करने थे वो काम कर देते थे, मामला था बस खाली उतना। हम भी पैसा तो खुशामद करो, पैकेट पहुँचाओ और अपना ले आओ फंड। मैंने सीमा विस्तार करा लिया, इसी में सीमा विस्तार कर लिया। मैं उनकी कमजोरी जानता था, हालांकि मैं टोटल नहीं। अरविंद सिंह गोप जी ने बड़ी मेरी मदद की, इन्होंने मदद की, तो गोप जी थोड़ी पैसा मुझसे ले लिए, लेकिन जहाँ देना होता था दे भी देता था। लेकिन मैं इसको उस सरकार की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, पैसे खर्च होते थे लेकिन काम हो जाता था। अब क्या बताएं, बड़ी ईमानदारी भी अच्छी चीज़ नहीं है। हम तो आज भी देने को तैयार हैं, हमको कोई दे दे, हम अपना नगर बना दें। हम तो आज भी चाहते हैं कि हमसे कोई ले ले, लेकिन अब कोई लेने वाला नहीं, सब ईमानदार चुटैया रखा के आ गए। अच्छा, बहुत कम समय बचा है, अब आपको चुनाव में जाना है, और जब आप चुनाव में जाएंगे और भी कैंडिडेट्स होंगे और जनता समीक्षा करेगी, और ये भी एक दबाव होगा कि साहब ये तो 10 साल से हैं, किसी और को मौका दिया जाए। ये बात भी लोग कहेंगे कि साहब इनको 10 साल मौका दिया, अब हमको दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएँ हैं, डीएम साहब के यहाँ अगर कोई बाधा है, शासन में अगर नहीं सुना जा रहा है, फंड्स नहीं मिल रहे हैं, पैसा पर्याप्त नहीं मिल रहा है, सड़कें बहुत सी ख़राब हैं इस समय, शहर की नालियाँ टूटी हैं, पानी चौक है, कहीं कूड़ा नहीं उठ रहा, ये दिक्कतें कहीं ना कहीं एक चुनौती है आपके सामने। इस चुनौती को मैंने स्वीकार कर लिया है पहले से ही। हमारा ये शहर अमृत योजना में चयनित नहीं हो पाया था। हम तो चाहते थे स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी बहुत लंबी रेस थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि मानक पर नहीं आया, तो ये अमृत योजना में भी इसका चयन नहीं हुआ। उसके बाद माननीय कौशल जी ने कहा, मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी जब हरदीप पुरी जी थे, मैं सांसद जी के साथ गया, लेकिन उस पर आपत्ति लगी हुई थी, इसलिए नहीं हुआ। जब कौशल जी ये हुए हमारे नगर विकास मंत्री, तो चूँकि ये लखनऊ से हमारे मित्र भी थे और मैं सांसद जी के साथ गया, तो मैंने इनको समझाया, हमने कहा कि देखिए अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ की राजनीति में बने रहें तो आप। खैर उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने पुरानी फाइल का निरीक्षण किया, जो 11 का मानक जनसंख्या था उस पर थोड़ा सा संशोधन करते हुए
आज की तारीख पर मानक को देखते हुए हमारी जनसंख्या की वृद्धि भी हुई और हमें अमृत योजना मिल गई। अब मैं कैसे लाया हूँ वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, मत समझ लीजिएगा कि वहाँ भी 2% चल गया होगा, लेकिन यह है कि हमारे अपने प्रयासों का फल है कि अमृत योजना आ गई। अब अमृत योजना आने के बाद ये पेपर वगैरह में सब में मतलब जो है प्रकाशित हो चुका है। इसके हमारे नगर के विकास का पूरा खाका, सीवर लाइन से लेके पेयजल से लेकर के सड़क सुधार से लेके पार्क से लेके सब चीज़ों का 200 करोड़ का प्रस्ताव हमारा केंद्र सरकार में लंबित है। ये 200 करोड़ रुपए ये केवल और केवल रंजीत बहादुर की ताकत है जो यहाँ पर लेकर के आएंगे। क्या समाजवादी पार्टी पा जाएगी? ये पैसा समाजवादी पार्टी कौशल किशोर जी से ला सकती है? नगर के नागरिकों को अभी एक कार्यकाल हमें देना ही पड़ेगा, नगर के लिए देना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए देना पड़ेगा। और मेरे जैसा सच्चा आदमी टीवी पर बैठ करके, आज आपके चैनल पर बैठ करके जिस तरह से सच्ची बात कर रहा है, कोई बोलता नहीं इस तरह से। अगर कोई बोला हो तो आप बता दीजिएगा। और बहुत इंटरव्यू आप लेते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, मैं देखता हूँ। जनता मेरी सच्चाई को, सच बोलने की आदत से प्रभावित है। जनता मेरे मिलने के तरीके से प्रभावित है, काम करने के तरीके से प्रभावित है। आदमी की शिकायत का निस्तारण घर पर आदमी यहाँ से पहुँचता है उससे पहले हो जाता है। अच्छा, अपनी पार्टी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है बीजेपी आपको ही मौका देगी? क्योंकि बीजेपी में बहुत से दावेदार खड़े हो रहे हैं, नगर पालिका में टिकट चाहते हैं, चेयरमैनी का टिकट चाहते हैं। तो एक स्ट्रगल तो आपको पार्टी के अंदर करना है। 2 बार से तो लगातार पार्टी आपको मौका दे रही है, आपके परिवार को मौका दे रही है। बहुत बड़ी पार्टी है, ढेर सारे कार्यकर्ता हैं। तीसरी बार भी आपको ये अवसर मिलेगा, आश्वस्त हैं, या पार्टी के अंदर भी संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, सबको तीसरी बार चौथी बार मिल रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसका तो टिकट तो नहीं करता है। मोदी जी का टिकट कट गया, योगी जी का टिकट कट गया क्या? अब मैंने भी अच्छा काम किया है। अगर मेरी शिकायत होगी कोई, मैंने अगर पार्टी का भरोसा तोड़ा होगा, पार्टी का विश्वास तोड़ा होगा, जनता का विश्वास तोड़ा होगा, मैंने अगर ईमानदारी से काम नहीं किया होगा, हमारे ऊपर कोई घूसखोरी, दलाली, कमीशन खोरी के कोई आरोप लगे होंगे, अगर मैंने कोई गंदे काम किए होंगे, अगर मैंने बदनाम किया होगा, पार्टी की छवि को धक्का पहुंचाया और ठेस पहुंचाई होगी, तो निश्चित तौर पर पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो पार्टी किसी दूसरे का ही टिकट दे देगी। एक मैसेज आपका चल रहा है सोशल मीडिया पर और आप कह रहे हैं कि आप ही विकल्प हैं और फैसला सिर्फ जनता करेगी। क्या ऐसा तो नहीं कि पार्टी को एक चेतावनी भी आप दे रहे हैं कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप निर्दलीय खड़े हो जाएंगे या खड़ा कर देंगे किसी को, और फिर बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं होगा? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, अपने अस्तित्व पर के लिए हर आदमी लड़ता है। मैं देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, मैं अपने नगर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। कुछ यहाँ के धनपशु यहाँ की चेयरमैनी हथियाना चाहते हैं। ये प्रयास पहले भी हुए थे, हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ गया था। मैं पिछले उससे थोड़ा सा सचेत हूँ, इसलिए मैं अपनी जनता को तैयार कर रहा हूँ। और जनता जिसके साथ खड़ी होती है, देखिए, आज़ादी के बाद ये पहली बार चेयरमैनी मैंने ली थी, पहली बार चेयरमैनी ली थी। निर्दलीय में भी जनता ने हमको दे दी थी, ऐसा नहीं है। निर्दलीय लड़ने की हैसियत भी रंजीत बहादुर की है, लेकिन नहीं, अब मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ, क्या टिकट नहीं मिला तो लड़ जाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं निर्दलीय लड़ने की ताकत और हैसियत है आपकी। किन्हीं, मान लीजिए 1% अगर टिकट पार्टी किसी और को देती है तो भी लड़ नहीं। यदि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में, तो फिर भी क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और लड़ेंगे? अभी पार्टी का हर आदेश मानेंगे? नहीं, ये अभी थोड़ी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। हमारे पास है ही क्या, एक चेयरमैन ही है। हमारे कद के हिसाब से, हमारे नाम के हिसाब से, हमारी योग्यता और क्षमता के आधार पर क्या हमें, आप ये जनता नहीं महसूस करती कि हमें थोड़ा सा इसके ऊपर होना चाहिए था? और इसके ऊपर तो छोड़िए, क्या वहाँ पर भी अब नहीं रहना चाहिए हमको? इससे भी नीचे ले जाओगे, बढ़ना चाहिए तो और नीचे कर दोगे। ये पार्टी नहीं सोचेगी दिया क्या है हमको, किसी ने दिया क्या है। ये वो सीट जो आज़ादी के बाद कभी नहीं जीती थी, उस सीट को मैंने जीता
और जो एक आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो पैटर्न मैंने अपनाया था चुनाव का 12 में, आज उसी पैटर्न पर पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। मैंने ही पहली बार कहा था कि मुझको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। यानी हिंदू मुस्लिम विभाजन की सियासत आप कहते हैं गर्व से कि आपने शुरू करी थी, विभाजनकारी राजनीति, हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करके वोट लेना। नहीं, मैंने पैदा की, इसलिए अब उस पर खैर मैं नहीं जाना चाहूँगा। देखिए, ये भी आरोप लगाते हैं आप कि लोग आरोप लगाते हैं आपके खिलाफ कि आप अपने फ़ायदे के लिए हिंदू मुस्लिम सियासत करते हैं, लेकिन आपके अच्छे संबंध सारी कम्युनिटीज़ में हैं, काम आप मुसलमानों का भी करते हैं, उनसे आपके व्यावसायिक रिश्ते भी हैं मुस्लिमों से, लेकिन चुनिम करके और एक मुश्त वोट ले लेते हैं। चुनाव पहले ना तो लगातार चलता है, अभी कहाँ चुनाव था जो मैं अभी थाने पर बुला लिया गया था, तो ये तो मेरा लगातार चलता है। इसका कोई अफसोस नहीं है, इसका कोई अफसोस नहीं है आपको कि एक देश है, हिंदू मुसलमान मिल के रहें? अपने धर्म की राजनीति करता हूँ, मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने का काम करता हूँ। इससे किसी को कोई नुकसान पहुँचता हो, किसी के को ठेस पहुँचती रहे। अब रह गई काम करने की बात, तो मेरा एक पद जब मिलता है मुझको, चेयरमैन का कुर्सी मिलती है, तो प्रशासनिक हो जाती है। तो क्या चेयरमैन मुसलमान के लिए हम दूसरा तो चुना नहीं जाएगा? चेयरमैन तो मैं ही रहूँगा। अब मैं उनके दस्तखत न करूं, उसके आधार पे दस्तखत न करूं, उनके निवास पर दस्तखत न करूं, उनकी किसी समस्या पर न करूं, उनकी सड़क न दूं, उनको पानी न दूं, उनके पानी के कनेक्शन न दूं, तो फिर चेयरमैन दूसरा उनका कहाँ से आएगा? चेयरमैन तो नहीं आ सकता। सहानुभूति है आपको उनसे भी? नहीं, सहानुभूति क्यों नहीं होगी? हमारे नागरिक हैं, सहानुभूति वोट नहीं मांगता हूँ। तो फिर क्यों ये हिंदू मुस्लिम विभाजन की बातें आप करते हैं? वो देखिए, वो वोट की राजनीति है। मैं जानता हूँ, मैं मांगूंगा भी तब नहीं आपको मिलेगी। पता है कि दो नाव की सवारी जरूरी है सियासत में? नहीं, दो नाव की नहीं करता हूँ, बिल्कुल क्लियर एक नाव। मैं तो इनका वोट मांगते ही नहीं हूँ, अब भी नहीं मांगूंगा, फिर नहीं मांगूंगा, काम करूँगा। वोट नहीं मांगूंगा, वोट तो बराए मेहरबानी मुझको दीजिएगा ही नहीं। काम करूँगा, आपका काम का मैं वचन देता हूँ आपको, जैसे सबके करता हूँ वैसे आपके भी करूँगा। काम के लिए कहाँ मना करता हूँ? मैं तो नहीं करता हूँ काम के लिए मना। ना सम्मान में कोई कमी रखता हूँ, मेरे दरवाजे पर जो आते हैं सम्मानित होकर के जाते हैं, ये कुछ नहीं करता हूँ। वोट नहीं लेता हूँ, और मैं जानता हूँ मैं मांगूंगा भी। आप बताइए कि आप मुझे देने वाले नहीं हो, मैं आपके आगे हाथ जोड़े खड़ा हूँ, आप मुझको दे दीजिए दीपक मिश्रा, और उसके बाद आपने मुझको नहीं दिया तो मुझको कितनी शर्मिंदगी होगी। तो मैं क्यों मांगूंगा आपसे? क्या ज़रूरत है? हमारे ये 65% हिंदू कम है हमारे वोट मांगने के लिए। बाराबंकी नगर पालिका परिषद का अगला चेयरमैन कौन? आपका आशीर्वाद होगा, हमें फिर होंगे, फिर मुलाकात होगी। चेयरमैनी हर परिस्थिति में आपके पास रहेगी, इसका भरोसा है आपको? जिंदा हूँ तब तक रहेगी, अभी हमारे बच्चे होंगे उन तक भी रहेगी अभी। तो आपने सुना रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी को, और बड़े प्रेम से इनके लोग, इनके चाहने वाले इन्हें लाला रंजीत के नाम से भी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जानते हैं। और जीवन इनका जो है वो, इनका जीवन तमाम तरह की चर्चाओं में है, और एक इतिहास है इनका जीवन। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव से लेकर तमाम बड़े बड़े चर्चित लोगों के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है। और फिलहाल बाराबंकी की सियासत में 10 सालों से नगर पालिका में अभेद किला इन्होंने अपना बना रखा है। स्वयं चेयरमैन रहे, इनकी पत्नी चेयरमैन है, और अब ये दावा है कि जीवन पर्यंत ये और इसके बाद इनके बच्चे चेयरमैन रहेंगे। खैर, ये जनता को तय करना है। भाजपा के लिए आसान नहीं होगा यहाँ पर टिकट की पहेली को सुलझाना, क्योंकि रंजीत बहादुर का जो व्यक्तित्व है ये आसानी से मानने वाले नहीं हैं, ऐसा इनका दावा है। और अब जनता के बीच सीधे जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। तो बहुत रोचक होने वाला है बाराबंकी में अगले कुछ महीनों में, जिस तरह से शहर की सरकार का जो चुनाव होगा, नगर निकाय का जो चुनाव होगा, अभी से उसके समीकरण बनने लगे हैं। बने रहिए द इंडियन ओपिनियन के साथ। धन्यवाद।